अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज, मेरे साथ वसीम मलिक है और आपको FCR1 में खुशामदीद। आज तारीख 19 मई 2025 है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें मिलने से मुतालिक नजर सानी दरख्वास्तों पर समाअत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई और ऐसा लगता है जैसे 11 रुकनी आईनी बेंच कुछ नई नज़ायर तय करने के बारे में सोच रहा है, वो कर रहा है जो पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही पाकिस्तान में मुलाकात, एहतजाज और मुज़ाकरात का शोर है। क्या ये मौजूदा मुकदमा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रहा है, ये मुज़ाकरात, एहतजाज और मुलाकातों के शोर को किसी भी तरह से जस्टिफाई करता है? कोई उसका फैसला करता है या नहीं? मैं और वसीम मलिक FCR के इस एपिसोड में आपके साथ तफसीलात शेयर करेंगे। वसीम, आज का दिन आपके मुताबिक एक लिटमस टेस्ट होना था और ये होना था कि क्या इमरान खान के साथ वाकई ही पसे पर्दा कोई मुज़ाकरात हैं, क्या वाकई ही कोई डील ऑफर है, क्या वाकई ही रिहाई के इम्कानात हैं। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं। आज के दिन को हम डिसाइसिव इसलिए देख रहे थे कि इमरान खान की एक शर्त है और वो ये कि अगर तो वो बाहर आए तो वो किसी डील की सूरत नहीं, अदालतों के से रिलीफ के ज़रिए आएंगे। तो अदालतें तो कुछ और ही बता रही हैं। ऐसा लगता है कि वो सारी बातें जो पिछले एक हफ्ते में हो रही थी बस हवा हवाई थी। देखिए, मेरे नज़दीक आज जो कुछ हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत में, मुज़ाकरात भी हुए होंगे, मुलाकातें भी हुई होंगी। ये पहले भी होती रही हैं मुतअद्दिद मौक़ों पर, जब से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अडयाला जेल में पाबंद सलासल है। अब भी हो रही होंगी, लेकिन मुझे ब्रेक थ्रू मुमकिन नज़र नहीं आता। ओके। आज जो कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत में ब्रेक में हुआ, उसके तनाजुर में आपको ब्रेक थ्रू नजर नहीं आता, और इज इट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन? उसके तनाजुर में नजर नहीं आता। अदरवाइज तो देखिए, एक धुंध थी। सहाफ़ी आकर दावा कर रहे हैं, कुछ सहाफ़ी आकर दावा कर रहे हैं कि मुलाकातें भी हुई हैं, मुज़ाकरात भी हो रहे हैं, और इस बार आपको एक संजीदा कोशिश देखने में नज़र भी आएगी। और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक दावा किया कि ईद से कबल इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे रहनुमा जो कि कोट लखपत जेल में इस वक्त हैं, वो भी बाहर आ जाएं। कम से कम 2 का दावा किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कोई अच्छी खबर मिल सकती है। जी हाँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उसको डिनाइल में कर रहे थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन था ना, वो खासा कंफ्यूज था। एक तो वो ये समझता है कि जब जब किसी एहतजाज की कॉल दी जाती है तो इस तरह का कुछ स्पॉयलर्स किरदार अदा करते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से खेलते हैं और हर तरफ बताया जाता है कि देखो बातचीत चल रही है, लिहाजा वो जो एक तहरीक अगर जोर पकड़ेगी तो वो नहीं पकड़ सकती। PTI के ये कारकुन ये समझते हैं और किसी हद तक जायज़ भी समझते हैं, क्योंकि पिछले 3 मरतबा में यही हुआ है। अब धुन थी कि मुज़ाकरात से इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी या फिर एहतजाज से इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। अच्छा, PTI इन तीनों चीज़ों को पैरेलल लेके चल रही है। गुज़श्ता 2 दिनों के दरमियान 3 अहम तरीन इजलास हुए। उन इजलासों में एहतजाज की हिकमत अमली के हवाले से जो जुनैद अकबर साहब को इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी थी ना, तो इमरान खान का भी प्रेशर उन पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का प्रेशर उन पे है, PTI के जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, जो साइबर वॉरियर्स पिछले दिनों नेशनल वॉरियर्स थे, उनका भी प्रेशर उनके ऊपर है। अब उनका प्रेशर उनके ऊपर अलीमा खान और उज़मा खान और नौरीन खान का प्रेशर भी बढ़ चुका है। इन 3 मुलाकातों में एक PTI के लिए अच्छी खबर यह है कि PTI ने अंदरूनी सतह पर सीज़ फायर किया है, अपने अंदरूनी इख्तलाफात ख़त्म कर लिए हैं। यानी वो जो पार्टी के अंदर पिछले 2 साल से बड़ी मेहनत करके तफरीक पैदा की गई थी, वो ओवरकम कर, और उसमें जो सबसे बड़ी तफरीक थी, वो हमने देखा भी, मामला बहुत हद तक आगे भी थे, वो अलीमा खान और अली अमीन गंडापुर के दरमियान थे। अब वो भी ख़त्म हो चुके हैं और PTI खुद को एक मरतबा फिर मुनज़्ज़म करके, और इस मरतबा लोग ये कहते हैं कि अलीमा खान खुद इमरान खान की दोनों बहनों के साथ एक तहरीक का आगाज़ करेंगी और उसकी शुरुआत तब भी होगी जब अब कोई इंतज़ामी या अदालती फ़ैसला PTI के ख़िलाफ़ आता है, तो वहाँ से मोमेंटम को पकड़ा जाएगा और उसको बढ़ाया जाएगा और एक तहरीक शुरू होगी। अब ये होती है या नहीं होती, मुझे इस हवाले से मेरे पास ज़्यादा इतलात नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिस स्पीड से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चल रही है और जिस किस्म की समाअत वसीम आज हमने देखी, जितनी जल्दी में जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं और जितना आज उनको नाकामी का सामना करना पड़ा उस जल्दी के नतीजे में, तो ये भी तो हो सकता है कि इसी मुकदमे के अंदर PTI का मैंडेट एक मरतबा फिर से चोरी हो और फिर वहाँ से कोई तहरीक निकले। बहरहाल ये एक अभी जो है वो बहुत सारी बातें और बहुत सारी इम्कानात के ऊपर हम बात कर सकते हैं। वसीम, कमिंग बैक टू द फैक्ट, आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई। हम इसको अहम इसलिए कहते हैं क्योंकि रिजर्व सीट्स का केस, चाहे वो पिछले साल पूरा चलता रहा, चाहे वो अब चल रहा है, बराह रास्त जुड़ा है अवाम के वोट के साथ।
ٹھیک ہے, اس میں جو ایک سمپل سا سوال طے ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ عوام نے اگر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تو مخصوص نشستیں جو کہ اس ووٹ کے تناظر میں ملنی ہے وہ پی ٹی آئی کو ہی ملنی چاہیے, وہ ان کو نہیں مل سکتی جن کو ووٹ ہی نہیں پڑا, مسلم لیگ نون, پیپلز پارٹی, جمعیت علماء اسلام. لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کا بینچ الجھا ہوا ہے تکنیکی باتوں میں, آئینی ترمیم کے اندر, جبکہ جو اوریجنل فیصلہ تھا جسٹس منصور علی شاہ کا 8 ججز کا, وہ یہ تمام تر تکنیکی چیزوں میں سے اور آئین اور قانون میں سے انہوں نے راستہ نکال کر یہ کانسٹیٹیوشنل پرنسپل, ڈیموکریٹک پرنسپلز اور ول آف دا پیپل کی طرف وہ گئے. ٹھیک ہے, یہاں آج کی جو پروسیڈنگز اور خصوصی طور پر صرف مخصوص نشستوں کے حوالے سے اس پر ہم بات کرتے ہیں. مجھے صرف چند سوالوں کے آپ سے جواب چاہیے کہ میں نے جو اتنا بڑا اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ مجھے آج اس سپریم کورٹ آف پاکستان کی سماعت سے ممکن نہیں لگ رہا بریک تھرو, کیونکہ دیکھیے جب کوئی خبر آپ کے پاس آتی ہے تو پھر آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کر کے نا اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں. تو میرے پاس کوئی ایسا سبسٹنس نہیں تھا کہ جس کے نتیجے میں ایک رائے قائم کر سکوں, کیونکہ پاکستان کی سیاست میں تو آپ کو کوئی چیز آپ کے لیے ناممکن نہیں ہے. ہم بطور صحافی روز ایسی چیزوں کو وٹنس کرتے ہیں کہ جو روز ہمارے لیے نئی اور 180 کے اینگل پر الگ ہوتی ہیں. کم از کم پچھلے 5 سال سے جب سے ہم لوگ یہ صحافت کر رہے ہیں, ہم نے تو ہر سال میں کچھ نیا ہوتا دیکھا اور وہ پچھلے سے زیادہ غیر معمولی. جی ہاں, تو بغیر کسی سبسٹنس میں کوئی رائے بنانا نہیں چاہتا تھا اس موقع پہ کہ بریک تھرو ہوگا. یعنی اگین مذاکرات اور ملاقاتیں ہوں گی, ہوئی بھی ہیں, بریک تھرو ہوگا نہیں, یہ میرے نزدیک ایک سوال تھا. وہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیں, سیلیبریٹ کس نے کیا کہ پی ٹی آئی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سیز فائر ہو چکا ہے؟ اس کو خوشائند کس نے قرار دیا, اس کا شکریہ کس نے ادا کیا؟ کس نے کیا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے سب سے پہلے. اوکے, جنگی ماحول کی میں بات کر رہا ہوں. اچھا, آپ ایک ہفتہ پہلے چلے گئے, میں تو حالات واپس نارمل پہ آ گئے. اور نہیں, وہ ابھی بھی دیکھیے بہت ساری چیزیں ابھی بھی پیرالل چل رہی ہوں گی. بہت سارے لوگ دفاعی تجزیہ کار کہہ رہے ہیں کہ مودی نے پلٹ کر حملہ کرنا ہے ایک مرتبہ, پھر ہمیں وہ قومی وحدت چاہیے ہوگی. شکریہ کس نے ادا کیا تھا؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے. یہ قومی یکجہتی اور یہ سیز فائر چاہیے کس کو تھا؟ فوج کو, ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. یہ اس وقت بھی قائم ہے. آپ ابھی سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں تو پی ٹی آئی نے کوئی منظم مہم شروع نہیں کی ہوئی ملٹری اسٹیبلشمنٹ. انفیکٹ جس طرح کے بیانات پی ٹی آئی آفیشیل سے آیا کرتے تھے حکومت وقت کے خلاف یا نظام کے خلاف, وہ بھی نہیں آ رہے کیونکہ دشمن کو موقع دینے کا وقت نہیں ہے. جو اکاؤنٹس ہیں وہ بھی نہیں کر رہے, تو ایک منظم مہم اب نہیں ہے. لیکن اس کا فائدہ سنیں, صرف جسٹ ایڈنگ آپ کے بہت سارے یوٹیوبرز ہیں جن کی اپنی ایک ذاتی رائے ہے, اس کو لے کر پی ٹی آئی کو بہت زیادہ ملائن کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کو بہت سارا نقصان بھی ہوا. لیکن پی ٹی آئی آفیشیل اگر ہم کنسیڈر کریں عمران خان کا, تو پی ٹی آئی نے تو متعدد مرتبہ اس کو ڈینائی بھی کر دیا, ورنہ اس موقع پر وہ کوئٹہ میں ایک وکیل صاحب تھے, ان کا قتل ہوا تھا, اس کی ایف آئی آر بھی عمران خان کے اوپر کاٹ دی گئی. عبدالرزاق شر. جی ہاں, تو معاملہ کچھ بھی ہو, کہیں بھی ہو, عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف ذمہ دار تو نکل آتے ہیں. بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ کون چاہے گا کہ یہ سیز فائر برقرار رہے؟ فوج, کیونکہ فائدہ بھی ایگزیکٹلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا فائدہ, کیونکہ ان کا آپ نے اربوں روپے کی میڈیا کیمپین, آپ نے 8 فروری کا مینڈیٹ چرا کے, آپ نے عدالتوں کو فتح کر کے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کسی نہ کسی صورت میں آپ کو عمران خان کی حمایت پھر بھی چاہیے تھی. یہ ایک سیاستدان کی, یہ ایک ایسے سیاستدان کی جو فی الحال اصولوں پہ ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس کی عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں, تو ایک جیت ضرور تھی نا. اب یہ برقرار کیسے نہیں رہے گی جب کوئی عدالتوں سے یہ انتظامی فیصلہ پی ٹی آئی کے خلاف آئے گا؟ اگر آپ اسی روش پہ چلیں گے جو اس وہ سے یعنی پری وار تھی, جو پہلی سچویشن تھی, تو یہ سب کچھ سبوتاش ہو جائے گا. اب آج سپریم کورٹ آف پاکستان کے آئینی بینچ میں مجھے لگا تھا کہ اگر ملتوی ہو گئی یہ سماعت تو شاید کوئی سنجیدہ کوششیں ہو رہی ہیں. جسٹس امین الدین خان اور آئینی بینچ ملتوی کرنے کے چکر میں نہیں ہے, وہ انتہائی جلد بازی کا مظاہرہ کر رہے ہیں, وہ بہت جلد اس کیس کو سنانا چاہتے ہیں. وہ تو جسٹس امین الدین خان نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ آپ یہ آبجیکشنز مرکزی کیس کے ساتھ کیجیے گا, جس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی یہ ڈیسائیڈ کر کے بیٹھے ہیں کہ انہوں نے بینچ پہ اٹھنے والے اعتراضات کہ آپ سماعت نہ کریں, 26ویں ترمیم کا فیصلہ پہلے کریں, جسٹس منصور علی شاہ وغیرہ کو شامل کریں, انہوں نے آلریڈی یہ طے کر رکھا ہے کہ وہ اس کو مسترد کریں گے. تو وہ صرف یہ حجت تمام کر رہے ہیں اور باقی بینچ سن رہا ہے. جب پہلی ہی سماعت پر ایک ایسا جج جو کہ بے بس بھی نظر آ رہا ہو, بے چین بھی نظر آ رہا ہو, اور وہ بجائے اس کے کہ جو وکیل دلائل دے رہا ہے اس کو نوٹ کرے, اس کے اوپر غور کرے, وہ ہر 2 لمحے بعد پوچھے فیصل صدیقی صاحب آپ مزید کتنا بولیں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مائنڈ بنا چکا ہے اور اس نے یہ درخواستیں مسترد کر لی. فیصلہ ہوا ہے. جب بھی اب پی ٹی آئی کے خلاف بول جائے عدالتوں سے اور انتظامی سائٹ سے کوئی خلاف فیصلہ آئے گا تو یہ سیز فائر برقرار نہیں رہے گا.
जब ये सीज फायर बरकरार नहीं रहेगा तो वो जो कोई पेश रफ्त पसे पर्दा हो भी रही थी ना तो उसको सबसे बड़ी ठेस पहुंचेगी। लिहाजा इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि मुझे ये मुमकिन होता दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, ये मेरी ज़ाती राय है, ये इन्फॉर्मेशन नहीं है। बाकी जहाँ तक रही इस आइनी बेंच की बात, ये जुड़ी है 27वीं आइनी तरमीम से, हम डिस्कस कर चुके हैं। जिस तरह 26वीं आइनी तरमीम जुड़ी थी काजी फाजीसा से, इसी तरह 27वीं आइनी तरमीम जुड़ी है जस्टिस अमीनुद्दीन खान से। जब वो बोलते हैं ना कि आप कितना वक्त लेंगे, वो नहीं बोल रहे होते, उनके अंदर एक 27वीं आइनी तरमीम बोल रही होती है और उस 27वीं आइनी तरमीम से मुझे बू आती है इन जजेस की एक्सटेंशन की। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की विदाउट कंसेंट ट्रांसफर की, वो मजीद अभी भी कुछ ऐसी चीजें जो कि हमारे निज़ाम इंसाफ में 26वीं आइनी तरमीम के बाद भी बच गई थी ना, मिलिट्री कोर्ट्स को रेगुलराइज करना, और दीगर वो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से खैर हो गई बहरहाल। हाँ, तो बहुत सारी चीजें जो रह चुकी थी वो करनी है और इसलिए वो जल्दबाजी में है। आगे आने वाली हैं छुट्टियां, तो ये फैसला देना चाहते हैं। हालांकि आप सिर्फ बड़ी माजरत के साथ सख्त अल्फाज होंगे, आप आइनी बेंच में शामिल जस्टिस अमीनुद्दीन खान की मुनाफकत देखिए। आज का दिन 2 दरख्वास्त गुजार, एक हामिद खान जो कि पीटीआई के सेनेटर हैं और एक मखदूम अली खान, और एक मखदूम अली खान जो कि पीएमएलएन के वकील हैं। पीएमएलएन के भी नहीं, पीएमएलएन के, पीपल्स पार्टी के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी टू सम एक्सटेंट, और जमीयत उलमा इस्लाम के जो मुतासरा खवातीन, एमक्यूएम के, और ये इन जमातों का नाम मैंने कर्टसी में लिया। वो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के वकील हैं। मुमकिन है कि पहले 26वीं आइनी तरमीम में कोई ड्राफ्ट मेकिंग में 27वीं आइनी तरमीम में बहुत सारे वकला का नाम आ रहा है, तो वो खड़े थे। एक तरफ हामिद खान, दोनों ने दरखास्तें दायर की, दोनों की दरखास्तों को रजिस्ट्रार ने नंबर नहीं लगाया, दोनों की दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर नहीं थी। हामिद खान साहब खुद चल के गए रोस्टम पे और कहा कि हमने एक दरखास्त दायर की है और उस दरखास्त को नंबर नहीं लगाया गया, लिहाजा आप उसको ऊपर आर्डर जारी कर दें, उसको नंबर अलॉट कर दें, उसको समाअत के लिए मुकर्रर कर दें। उन्हें कहा गया कि जी आप जरा ऑफिस से पता कर लें कि अभी तक क्यों नहीं लगाया गया, हम बाद में आपको सुन लेते हैं। समाअत के शुरू की बात कर रहा हूँ। हामिद खान खुद गए थे, मखदूम अली खान को बुलाया गया, कहा गया कि मखदूम साहब आपने भी तो कोई दरखास्त दायर की हुई है। उन्होंने कहा जी माय लॉर्ड, मैं वो मुतासरा फरीकीन है, खवातीन है जो वो एक फरीक हैं, तो मैंने उनकी दरखास्त दायर की है। उन्होंने कहा चलें आपको भी सुनेंगे। समाअत ख़त्म होती है, दोनों रोस्टम पे आते हैं। मखदूम अली खान की दरखास्त को आइनी बेंच खुद नंबर लगा देता है, कमरा अदालत में खड़े हुए नोटिस भी भेज देता है, मौसूल करा देता है, वो वसूल भी कर लेते हैं। मखदूम अली खान की हामिद खान की दरखास्त नहीं लगाई जाती। ये एक ही दिन की बात है। आप यहाँ पर क्या इंसाफ होता हुआ नजर आएगा? हो तो रहा है, इससे मजीद क्या होगा? बहरहाल वसीम, आज के केस में जो सबसे अहम नुक्ता था वो ये था कि जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी ने ऑलरेडी इस बेंच के अंदर बैठकर जो ये 3 दरख्वास्तें हैं, 4 जिनको मुस्तरद कर दिया, इलेक्शन कमीशन की, मुस्लिम लीग नून की, नवाज शरीफ की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, इन दरख्वास्तों को जब उन्होंने मुस्तरद कर दिया तो उसके बाद बहस ये चल पड़ी है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील फैसल सिद्दीकी कहते हैं कि उन दोनों जज साहिबान को बेंच से निकालना नहीं चाहिए था, उन्हें बेंच में होना चाहिए था। जबकि बेंच के सारे अरकान ये कह रहे हैं, जिनमें मतलब बेशतर अरकान ये कह रहे हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस हसन नजर रिजवी, कि भाई जब जजेस ने अपना फैसला सुना दिया तो वो यहाँ कैसे बैठेंगे। फैसल सिद्दीकी ये कहते हैं कि कभी तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि जो मरकजी केस फैसला सुनाने वाला बेंच है उससे छोटा बेंच आप बना लें यहाँ पर, और फिर जो उसकी तावील जस्टिस अमीनुद्दीन खान अपनी समझ के मुताबिक ये देते हैं कि क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम हो गई है तो अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कितना बड़ा बेंच और कितना छोटा बेंच, वहां से फुल कोर्ट के फैसले को 2-3 जजेस बैठ के उड़ा देंगे। जब ये बात आज फैसल सिद्दीकी साहब ने की कि मुस्तकबिल में तो ये होगा कि किसी फुल कोर्ट के फैसले को 2-3 जजेस आईनी बेंच में बैठ के उड़ा देंगे, तो उस बात का जवाब किसी जज के पास नहीं था। इस बात का भी जवाब किसी जज के पास नहीं था कि फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे आज तक की कोई जूरिस्प्रूडेंस दिखा दीजिए कि लार्जर बेंच का फुल कोर्ट का फैसला जो है वो उससे स्मॉलर बेंच, न्यूमेरिकल नंबर्स उसके पूरे ना हो, अथर जज भी उसमें शामिल ना हो और आपने रिव्यू बैठ के सुना हो। अब ये केस एक तो मखसूस नशिस्तों का है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का है, विल ऑफ द पीपल का है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल और कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट का है, लेकिन इसने एक नज़ीर के तौर पर आगे पेश होना है रिव्यू के मामलात में। जहां आपने 26वीं आईनी तरमीम में रिव्यू को रीहेयर करके अपील का हक दे दिया,
वहीं अब आप रिव्यू के ऊपर कोई भी जजेस नए बिठा के और कोई भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले को मिंट लगा के जो आपको पसंद नहीं होगा आप अंडू कर देंगे। आप मुझे एक बात बताएं, आईनी बेंच के रूल्स बने आज तक? नहीं। 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, ये 26वीं आईनी तरमीम के जो बेनिफिशरीज और सहूलतकार हैं 27वीं आईनी तरमीम के, ये उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। मतलब इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात क्या है कि यार उसको प्रोटेक्ट रोज बैठ के करते हो, उसको डिफेंड भी रोज बैठ के करते हो, तो उसके ऊपर अमल दरामद तो पूरा करो। आज वो चले इतनी जहमत तो जैसे जमाल मंदोखेल में हुई, वो कोशिश तो करते हैं कि इधर भी कभी चले जाते हैं, कभी इधर भी चले जाते हैं, मेंटली बहुत कंफ्यूज्ड हैं। आज उन्होंने कहा कि उनके मुताबिक पहले रूल्स बनने चाहिए, फिर ये चीज़ें तय होनी चाहिए। फैसल सिद्दीकी साहब ने भी कहा, लेकिन पूरा बेंच जैसे समीनुद्दीन खान और जैसे मोहम्मद अली मजहर कहते हैं कि हम ही बैठे ना, सारा हम ही अदालत है ना, तो हम वहाँ इंतजामी साइड पे बैठ के जो रूल बनाएंगे वो आप यही समझ लीजिए कि हमने यही रूल बना लिया। वसीम, 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो बनने वाला खला है, जाहिर है उसमें सबसे बड़ा सवाल ये है कि जहां आपने कुछ जजेस को इजाफी इख्तियारात दे दिए, वहीं आपने दूसरों से छीने भी नहीं, और फिर इस सब की मौजूदगी में जो एक हलवा सुप्रीम कोर्ट में बनता जा रहा है, और इस सब की बुनियाद क्या है? पीटीआई को मिलने वाला मैंडेट। इस सब की बुनियाद क्या है? पीटीआई के या इमरान खान के मुकदमात। और ये इससे पहले बुनियाद 27वीं आईनी तरमीम है। 27वीं आईनी तरमीम इसका नेक्स्ट स्टेप है। बुनियाद जो बनी थी इस सारी हुज्जत तो 26वीं तरमीम और मैंडेट था। एग्जैक्टली। तो बहरहाल आज ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी का मामला भी था, जो कि आज इतना खास सुना नहीं गया, लेकिन मुमकिन तौर पर वो रवां हफ्ते ही कंक्लूड हो जाएगा, जिसके बाद जो बाकी हाई कोर्ट है, आज बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का तकर्रुर उनकी खिदमात के एतराफ़ में कर दिया गया, तो उसके बाद जो बकिया हाई कोर्ट्स है उनके चीफ जस्टिस का भी जो है वो तकर्रुर किया जाएगा, और जस्टिस सरफराज डोगर की तैनाती को एक तरह से मुझे तो ये लग रहा है कि लेजिटिमेट करार दिया जाएगा। वसीम के इस बारे में भी कुछ मुतज़ाद ख्यालात है, लेकिन बहरहाल अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। कल मखसूस नशिस्तों का भी मुकदमा है, कल जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र का केस है वो भी है। अगेन आज ही की तरह का हेक्टिक सा दिन है। ये मुकदमात तय करेंगे पाकिस्तान के मुस्तकबिल की जो अंदरूनी मामलात हैं, उनको देखना है क्या होता है। मुझे वसीम मलिक को फिलवक्त दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।